हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपको रीट L2 हिंदी संस्कृत, ठीक है ना, किसको रीट L2 हिंदी संस्कृत के रिजल्ट को लेकर के और इसके जो केस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट को लेकर के यदि आपको अपडेट चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं आपको एक एक अपडेट टाइम टू टाइम आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, अब इस केस को लेकर के क्या अपडेट है ये वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है दोस्तों ये अपडेट आपको कुछ ना कुछ सुकून जरूर देगी, ठीक है ना। देखिए साथियों, रीट L2 हिंदी संस्कृत रिजल्ट को लेकर के दो अपडेट मैं आपके लिए बताने वाला हूं, ठीक है ना। कितनी अपडेट? दो अपडेट आपके लिए बताने वाला हूं। सबसे पहली अपडेट है दोस्तों कि अब तक जो याचिकाओं का सिलसिला चल रहा था हाईकोर्ट में, जो रीट L2 हिंदी वाले विद्यार्थी थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में याचिकाएं लगा रहे थे। देखिए साथियों, अब तक हम बात करें कितनी याचिकाएं लग चुकी हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये याचिकाओं से हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि याचिकाएं कितनी भी मात्रा में हो यदि खारिज हो जाती हैं तो कोई काम की नहीं रहती हैं, यदि उन पर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर वो याचिकाएं कंसीडर हो जाती हैं तब ही काम की होती हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है ना। बिल्कुल, यदि ये याचिकाएं कंसीडर होंगी तभी आपके काम की होंगी, यदि याचिकाएं खारिज हो जाती हैं तो आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक नोटिस करने वाला पॉइंट है, वो देखिए कौन सा है। देखिए साथियों, याचिकाएं अब तक बहुत सारे रिजल्टों में लगी हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी भर्तियों के अंतर्गत दोस्तों याचिकाएं लगी होती हैं, लेकिन दोस्तों जो रीट L2 के अंतर्गत जो याचिका लगी है ना, उनका सिलसिला अभी तक जारी है, वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। देखिए साथियों, अब तक हम बात करें कि याचिकाएं कितनी लग चुकी हैं, अगर उस संख्या की बात करें तो साथियों कम से कम आपकी 800 प्लस याचिकाएं अब तक लग चुकी हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत। बहुत सारे विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी पर्टिकुलर भी याचिका लगा रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 800 प्लस याचिकाएं लग चुकी हैं। और साथ ही मुझे ये उम्मीद भी है कि इसकी जो हियरिंग है ना, यानी कि आपकी जो याचिकाओं की सुनवाई है वो 3 से लेकर के 4 जुलाई के समथिंग होने वाली है। तब तक दोस्तों आपकी याचिकाओं की संख्या कम से कम 1000 प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस हो जाएगी। अब एक बात बताइए साथियों, बहुत सारी भर्तियों में याचिका लगती है, बहुत सारी भर्तियों में रिट लगती है, लेकिन इतनी याचिकाओं लगने का मतलब क्या है? एक बात बताइए, 1000 प्लस याचिका लगने का मतलब, और एक विद्यार्थी से 1500 के समथिंग पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाता है। इस प्रोसीजर को देखते हुए एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि विद्यार्थियों के साथ सड़ासड़ धोखा हो रहा है, ठीक है ना, उनको लूटा जा रहा है, उनके साथ ठगी हो रही है। अब देखिए साथियों, जब 1000 प्लस याचिका लगेंगी, जब हमारे जज साहब इसकी सुनवाई करने बैठेंगे, जब उनको पता चलेगा कि 1000 प्लस याचिका है, तो दोस्तों एग्जाम सेल से वो रिपोर्ट मांगेंगे, यानी जो हमारी एजेंसी जो इसने रिजल्ट जारी किया है उससे वो रिपोर्ट मांगेंगे, भाई ये क्या हो रहा है, आप किस हिसाब से रिजल्ट जारी करते हो, क्या आप आंख बंद करके रिजल्ट जारी करते हो, क्या आप ये चाहते हो कि बच्चों के साथ ठगी हो, क्या आप ये चाहते हो कि बच्चों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी हो। तो इस तरह से दोस्तों उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इतनी मात्रा में याचिका लगने का क्या रीजन है? जज साहब को जब ये बात पता चलेगी कि इतनी मात्रा में याचिका लगी है, जब वो सुनवाई करने बैठेंगे तो दोस्तों एक ना एक पॉइंट तो ये उठ के आएगा ही कि वो एग्जाम सेल से या फिर इस एजेंसी से दोस्तों वो ये रिपोर्ट मांगे कि इतनी याचिकाएं क्यों लगाई हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, जब इतनी मात्रा में याचिका लगी है तो इस बात से एक बात तो ये निकल के आती है कि जो एजेंसी है या फिर जो एग्जाम सेल है दोस्तों, उसने जो रिजल्ट तैयार किया है ना वो आंख बंद करके किया है। ना तो उसको यह पता है कि किस विद्यार्थी के साथ धोखाधड़ी हुई है, ना तो उसको यह पता है कि हमको कितने क्वेश्चंस को डिलीट करना चाहिए। या फिर इसका दूसरा पॉइंट ये निकल के आ सकता है, एजेंसी ये चाहती है कि बच्चों के साथ ठगी की जाए, एजेंसी ये चाहती है कि बच्चों को लूटा जाए। अब देखिए दोस्तों, यदि हम ठगी की बात करें तो बच्चों के साथ ठगी किस तरह से हो सकती है, देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, बच्चों के साथ ठगी इस तरह से हो सकती है। जब सबसे पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी तो दोस्तों उसमें भी आपके ऑब्जेक्शन के पैसे लगे थे, ठीक है ना। क्या लगे थे? ऑब्जेक्शन के दोस्तों पैसे लगे थे। उन्होंने ऐसा कोई भी नियम नहीं निकाला था, यदि कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाता है, ठीक है ना, तो उसके ऑब्जेक्शन के यदि उसमें ऑब्जेक्शन क्लेरिफाई हो जाता है, यानी कि किसी विद्यार्थी ने 2 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, यदि वो दोनों क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन क्लेरिफाई हो गए तो उस विद्यार्थी को जो पैसे उसके ऑब्जेक्शन में कटे थे वो रिफंड होने चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन उनके पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे, और जो अन्य विद्यार्थियों ने लगाए थे ऑब्जेक्शन, उनके ऑब्जेक्शन भी क्लियर नहीं हुए, ना उनके पैसे रिफंड होकर आए। तो एक तरह से ये सीधा सीधा पॉइंट ये हो गया कि विद्यार्थियों को सीधा सीधा उन्होंने लूटा है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ इस एजेंसी ने, इस गवर्नमेंट ने ठगी की है। और किस तरह से उनके ऑब्जेक्शन में कितने पैसे लिए थे, रिट लगाने के बाद विद्यार्थी को पैसा कितना वेस्ट हो रहा है, या फिर उनको क्या लाभ हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, तो दोस्तों ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है। अगला तरीका यदि हम देखें दोस्तों, इस एजेंसी का, इस एग्जाम सेल का, इस गवर्नमेंट का पैसे ठग करने का दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? अगला तरीका है रिट लगाने का, ठीक है ना, यानी कि रिट के पैसे अलग लिए जा रहे हैं। यानी कि एक बात बताइए, हाई कोर्ट में यदि कोई विद्यार्थी रिट लगा रहा है तो वो हराम में तो कोई लगाएगा नहीं, और ना ही कोई वकील जो है वो हराम में लड़ सकते हैं। उनका भी तो दोस्तों जो होती है उनका भी तो बिजनेस होता है। अब एक बात बताइए, एक विद्यार्थी जिसने 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए थे, उसमें यदि आपके 150 रुपए या फिर 200 रुपए
जितने भी चार्ज लिया होगा उन्होंने, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज भी कटता है दोस्तों, जैसे कि उन्होंने 200 रुपए निर्धारित कर रखे, तो दोस्तों 210 या 220 कटता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी है और उसने कम से कम 4 क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, तो दोस्तों 4 क्वेश्चनों के जो पैसे थे वो तो उसके चले गए, यानी कि 4 क्वेश्चन के 1500 जितने रुपए उनके जाने थे वो चले गए। उसके बाद उसको पता चला कि उसके जो 4 क्वेश्चन थे उनको भी क्लेरिफाई नहीं किया, और उसके बाद उसको रिट लगाने में अलग से पैसे वेस्ट करने पड़ रहे हैं, यानी उसने 2 क्वेश्चनों के ऊपर 3 क्वेश्चनों के ऊपर जो अब दोबारा से रिट लगाई है उसमें भी उसको पैसे वेस्ट करने, यानी कि अब भी उस विद्यार्थी के कम से कम 1000 या फिर कम से कम 1500 रुपए के समथिंग वेस्ट होंगे। टोटल मिलाकर के उस स्टूडेंट का 2.5 से 3 कितना 2.5 से लेकर के 3000 रुपए तक का वेस्टेज उसको देखने को मिल सकता है। एक विद्यार्थी के साथ 3000 रुपए की ठगी यदि कम से कम की जाती है तो 1000 विद्यार्थियों के साथ कितने रुपए की ठगी हुई, ये पैसा कहां जा रहा है? उन विद्यार्थियों को पूछिए जो विद्यार्थी सिर्फ तैयारी करने के लिए दूसरों से पैसा मांग मांग करके तैयारी करते हैं, दूसरों से पैसा उधार ला करके, किसी से कर्जा ला करके तैयारी करते हैं। पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद लगा सकते हैं, यदि जज साहब ने इस बात को नोटिस कर लिया कि 1000 के प्लस में याचिका दायर हो चुकी हैं, तो दोस्तों इस बात का तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, चाहे याचिका खारिज हो चाहे याचिका खारिज ना हो। तो दोस्तों इसका रिप्लाई उस एग्जाम सेल को, उस एजेंसी को, उन विद्वानों को जो अपने आप में विद्वान बनते हैं ना, एक्सपर्ट, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट जो बनते हैं, जो इस रिजल्ट को जारी करते हैं बिना देखे बिना सोचे समझे इस रिजल्ट को जारी कर देते हैं, उनको इस बात का दोस्तों रिप्लाई देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक ना। तो साथियों इस तरह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये जो याचिका इतनी मात्रा में लगी हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लाभदायक सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको बता दूं, इसकी जो असली सुनवाई है वो 3 से लेकर के 4 जुलाई के समथिंग होने वाली है। हो सकता है दोस्तों 2 जुलाई को भी हो जाए, क्योंकि 2 जुलाई को दोस्तों अपने कोर्ट की वैकेशन खत्म हो रही है, हाई कोर्ट की जो गर्मी की छुट्टियां वो खत्म हो रही है दोस्तों। उसके बाद 2 जुलाई को ये कोर्ट ओपन हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों हमारे केस की जो सुनवाई वो कम से कम 2 जुलाई को हो जाए। यदि 2 जुलाई को नहीं होती है तो हो सकता है 3 जुलाई को हमको केस की सुनवाई देखने को मिल जाए, ठीक है ना। जैसे दोस्तों इस सुनवाई से संबंधित कोई अपडेट आती है, ठीक है ना, या फिर इससे पहले भी कोई अपडेट आती है रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के, तो मैं आपको जरूर इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा दोस्तों। याद रखना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आपको टाइम से अपडेट चाहिए तो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं हाई कोर्ट से सीधा जुड़ा हुआ हूं, एडवोकेट साहब से सीधा जुड़ा हुआ हूं, जो कुछ भी अपडेट आती है वो मैं आपके लिए तुरंत की तुरंत प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है ना। फालतू में बच्चों को भ्रमित करना मेरा काम नहीं है। तो साथियों आज के वीडियो में मुझे आपको यही अपडेट देनी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि हो सके तो आपसे इतना सहयोग चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।